नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी कैफ़े में। आज हम अपने जो वीडियो सीरीज चल रही है भारतीय संविधान का विकास एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसी के तहत देखने जा रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1935 और साथ में थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे साइमन आयोग के बारे में, सांप्रदायिक अवार्ड और पूना समझौता को भी देखेंगे, साथ में दिल्ली घोषणा पत्र भी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं साइमन आयोग के बारे में। तो ये आयोग जो था ये 1927 में भारत आया और इसके पीछे की जो कहानी है कि जैसा कि हमने पढ़ा था कि 1919 में जो कानून आया था, सबसे पहले भारत परिषद अधिनियम 1909 जिसे मार्लियामेंटो सुधार कहा गया, और फिर उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। तो ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था इसी के कानून 1919 में आया था ये, और इसी की समीक्षा के लिए इसमें प्रावधान किया गया था कि 10 वर्षों के पश्चात जो है एक विधिक आयोग का गठन किया जाएगा जो कि इस कानून की समीक्षा करेगा कि हाँ यह कानून कितना सफल रहा और कितना असफल और क्या बदलाव किए जाने की ज़रूरत है। इन्हीं सब परिस्थितियों के दरमियान ये आयोग भारत आता है और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है कि नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने हेतु 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग यह गठित किया गया था और इसके सभी सदस्य श्वेत यानी अंग्रेज थे। इसी कारण सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया और फिर 1930 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी जिसमें कहा कि द्वैत शासन प्रणाली और ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना और साथ में सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश इसने की थी। और आगे हम देखते हैं कि ब्रिटिश भारत और भारतीय प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन का भी प्रावधान था और इस सम्मेलन में चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों का श्वेत पत्र तैयार किया गया। ये जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था पहला, दूसरा और तीसरा 1930 में और 1931 और 1932 में, और इस पत्र को ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया और इस समिति की सिफारिशों को भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल किया गया। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि कायदे से जो कानून था 1909 फिर 1919 और उस हिसाब से 1929 में आना चाहिए था, लेकिन इसे आने में वक्त लगा क्योंकि धीरे धीरे परिस्थितियां अब बदल चुकी थी। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का जो चरण था वो काफ़ी उग्र हो चुका था। महात्मा गांधी की भारत में एंट्री हो चुकी थी। अब लोग जो है स्वराज और फिर डोमिनियन स्टेटस से आगे बढ़ के अब स्वशासन की मांग करने लगे थे, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने लगे थे। कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों के मद्देनज़र अब भारत परिषद अधिनियम 1935 या भारत शासन अधिनियम 1935 जो है ये 1935 में आया। आगे हम देखते हैं सांप्रदायिक अवार्ड क्या है। तो ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे उन्होंने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर योजना की घोषणा की थी। ये योजना क्या थी कि अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। अब इससे पहले कि जैसा हमने देखा कि मुस्लिमों, सिखों, ईसाई और यूरोपीय और आंग्ल भारतीयों के साथ अब दलितों को भी ये अलग निर्वाचन व्यवस्था में जगह दे दी गई। ये फूट डालो राज करो की जो नीति थी अंग्रेज़ों की, उसी का विस्तार था। पूरी तरह से भारत को विभाजित कर देना, लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति जो है गलत भावनाएं भर देने का एक प्रयास था ताकि लोग एक दूसरे का विरोध करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने हक, अपने हिस्से के लिए। और फिर आगे हम देखते हैं कि इसके विरोध में गांधी जी ने यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया, आमरण अनशन का प्रारंभ कर दिया। और फिर तत्पश्चात आगे कांग्रेस के जो नेता थे और दलित नेता डॉक्टर अंबेडकर और साथ में और भी लोग थे, इनके बीच एक समझौता होता है जिसे पूना समझौता कहा जाता है। यहाँ पे यह निर्णय लिया जाता है कि संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था को बरकरार रखा जाएगा और लेकिन दलितों के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो आरक्षण का जो शब्द है ये यहाँ से शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि संविधान में भी हमें आरक्षण दिया हुआ है, जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, उनके लिए, महिलाओं के लिए भी और भी अलग अलग वर्गों के लिए। तो जो आरक्षण की व्यवस्था की शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि ये सांप्रदायिक अवार्ड के बाद जो पूना समझौता होता है इस यहाँ से ये व्यवस्था निकल करके भारत में ये शुरुआत होती है। चलिए आगे देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 को। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना कर दी गई थी। राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। जी हाँ, इससे पहले राज्य और रियासतें अलग अलग थी और फिर इसमें 3 सूचियों का समाविष्ट किया जाता है। संघ,
राज्य और समवर्ती सूची, जो हमारे अनुसूची 7 में है आज के संविधान में, हम देखते हैं कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत जो है, इसका जो सृजन है, ये यही भारत शासन अधिनियम 1935 से होता है। आगे देखते हैं कि अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दे दी जाती हैं और यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई। क्यों? क्योंकि राज्यों ने इसमें शामिल से होने से इनकार कर दिया था। फिर आगे हम देखते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त करके अब अधिनियम में राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। जी हाँ, और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ हो गया, यानी कि राज्यों में जो द्वैध शासन व्यवस्था थी उसे समाप्त करके केंद्र में इसे शुरू किया गया और साथ में राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है और केंद्र में जो विषय थे आरक्षित और हस्तांतरित में विभक्त कर दिया गया। इससे पहले 1919 के अधिनियम में भी हमने देखा था कि जो विषय थे उन्हें आरक्षित और हस्तांतरित में विभक्त किया गया था, लेकिन वह राज्य के विषय थे। अब यहाँ केंद्र के जो विषय थे उन्हें भी इस तरह से विभक्त करके अलग अलग जो है द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। आगे हम देखते हैं कि 11 में से 6 राज्य जो थे, बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा का गठन होता है और फिर दलित, महिला और मजदूरों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है और 1858 के अधिनियम द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया और मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ये इसकी जो स्थापना होती है यंग हिल्टन आयोग के सिफारिशों के आधार पर की गई थी। इससे पहले 1929 की अमेरिका की महामंदी, जो कोई पूरे दुनिया में जो है बहुत ही व्यापक रूप से जो है अपना बुरा और गहरा प्रभाव डाला था, कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र इसकी जो ज़रूरत है रिजर्व बैंक की स्थापना की, ये महसूस होती है और इसमें डॉक्टर अंबेडकर की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त सेवा आयोग, यहाँ 2 और 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग का प्रावधान भी कर दिया गया, यानी स्टेट पीएससी की भी शुरुआत हो गई, यानी प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग तो है ही। अब आगे हम देखते हैं कि एक संघीय न्यायालय की भी स्थापना की जाती है 1937 में। फिर अब आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।